नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीके का कवर करने जा रहे हैं। हरियाणा की नदियां, बांध और झीलें। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और खासकर जो हमारा हरियाणा पुलिस का जो पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी ये काफ़ी मजेदार साबित हो सकता है। इससे एक या दो क्वेश्चन हर बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। सबसे पहले हरियाणा की जो नदियां हैं, उनका जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो वामन पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? वामन पुराण में। ठीक है, वामन पुराण में इन हमारी जो हरियाणा की नदियां हैं और वन है हरियाणा के, उनका वर्णन मिलता है। और इसके बाद जो हमारा है ऋग्वेद में भी हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। खासकर इसमें जो सरस्वती नदी है उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो हम 8 या 9 प्रमुख हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे और जो छोटी नदियां उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से जो हरियाणा की नदियां हैं वो 8 हैं। 4 उत्तर भारत की और 4 दक्षिणी हरियाणा की, सॉरी भारत की नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है और ये सर्प की तरह चलती है, यानी कि इसको सर्प की चाल वाली नदी कहा जाता है। ये ऐसे चलती है, ये ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है, यहाँ से कलेसर से, और ये ऐसे होती 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 यहाँ पे सर्प की तरह हरियाणा और ये यूपी है, इसकी सीमा बनाती है। ठीक है, और ये यहाँ से निकलती है। ये है क्या है, अब आपने समझना है कि बच्चे इसमें ही विचल जाते हैं कि हरियाणा का जो यमुना का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। अब क्योंकि इसमें 3-4 इसमें एक पर्वत आता है, उसके बाद एक चोटी आती है, उसके बाद एक हिमनद आता है, और उसके बाद जो चोटी है उसका भी पश्चिमी और पूर्वी ढाल आता है। तो इसको मैं आपको बहुत क्लियर तरह से समझाना चाहता हूँ कि ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है। गढ़वाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल हिमालय से ये निकलती है, यानी कि हिमालय को कई भागों में बांट रखा है ना, जैसे कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। ठीक है, ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है। अब गढ़वाल जो हिमालय है उसमें बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन एक चोटी है, क्या चोटी है, उसका नाम बंदरपूछ। गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी है, जो बंदरपूछ चोटी, बंदरपूछ चोटी। अब जैसे ये है, ये हमारा पर्वत है गढ़वाल। ठीक है, इसमें एक चोटी है, मान लीजिए ये है बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ, इसकी जो पश्चिमी ढाल है, ये पश्चिमी जो ढाल है, इसके ऊपर एक ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर, इसके ऊपर अभी ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, या हिंदी में इसको बोलेंगे हिमनद। यानी कि गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ चोटी की पश्चिमी ढाल पे स्थित यमुनोत्री हिमनद से हमारी जो यमुना नदी है वो निकलती है। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। हिमालय पूछ सकता है, चोटी पूछ सकता है, और जो प्रॉपर स्रोत है हिमनद पूछ सकता है। यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है, इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिले में ये यमुनोत्री हिमनद से यमुना हमारी नदी है जो निकलती है। ठीक है, ये अब ऐसे चलती है और ये 320 किलोमीटर के, लगभग 320 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे निकलती हैं। यानी कि ये भारत जो हरियाणा है, हरियाणा में 320 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक है, और यहाँ पलवल के हसनपुर गांव से, हसनपुर स्थान से, पलवल के है ये, पलवल में हसनपुर जो स्थान है वहां से ये अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है, यूपी में, और वहां प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये इसके बारे में अपनी बातें याद रखनी है। कुछ और बातें हैं यमुना के बारे में। यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? वो है सोम, पथराला, व बूढ़ी। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जो
सहायक इसकी नदियाँ और भी बहुत सारी हैं जो यूपी में मिलती हैं इससे आके, जैसे चंबल नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, उनको हमें याद नहीं रखना, वो भारत के जीके में होती है, ठीक है। अब ये इसकी 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ। अब हम अगर इसके ऊपर बांध की बात करें कि बांध कौन-कौन से हैं, बांध की अगर हम बात करें तो ताजेवाला, बैराज, हथनीकुंड ये सभी जानते हैं। इसके बाद है किसाऊ बांध, किसाऊ बांध। एक है लखवार ब्यासी, लखवार ब्यास बांध, और एक है रेणुका बांध। ठीक है साथियों, ये जो बांध है ये हमारी यमुना नदी पे है। हालांकि 2-3 बांध इसमें 2 बांध इसमें यमुना की सहायक नदियों पे, जैसे किसाऊ जो बांध है ये, और एक रेणुका जो बांध है ये हमारी रेणुका बांध गिरी नदी पर है, गिरी नदी पर, ठीक है। और ये जो किसाऊ बांध है ये टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये यमुना नदी के सहायक नदियां और बांध हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो यमुना नदी है, ये बातें मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि जो यमुना नदी है, जो हमारी रक्षाबंधन का त्योहार है, वो यमुना जो नदी है, यमुना और इसका जो भाई है यम, यानी कि जो मृत्यु का देवता है, उनके सबसे पहले इन्होंने इसको मनाया था, तभी से इसको मना रहे हैं, यानी यमुना ने राखी बांधी थी यम को, ठीक है। और इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री। और क्या कहा जाता है? यम की बहन, ठीक है, यम की बहन और सूर्यपुत्री भी यमुना को कहा जाता है। ये कुछ बातें थी हमारी यमुना नदी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो नदी है, ये इसके बारे में अपने याद रखना है कि ये नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। बस इसके बारे में हमें यही बात करनी है, यमुना नदी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारी दूसरी नदी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हम बात करते हैं, हमारे 2 नंबर पे है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और शिवालिक पहाड़ियों में कहां से निकलती है? डगसोई नामक स्थान से, डगसोई स्थान से निकलती है, ठीक है। और ये कहां पड़ता है? ये सिरमौर जिले से, सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहां से ये हमारी जो नदी है निकलती है, ठीक है। घग्गर नदी प्रमुख नदी है हरियाणा की। और ये कहां कहां बहती है? अगर मैं यहाँ बताऊं आपको तो ये कालका से प्रवेश करती है यहाँ पे, और ये पंचकुला, आगे अंबाला, ठीक है। उसके बाद कैथल, कैथल के बाद ये पंजाब में एंट्री कर जाती है, और यहाँ पे अगर फतेहाबाद और सिरसा में फिर ये बहती है, ठीक है। फतेहाबाद व सिरसा में भी बहती है, ठीक है। तो इसका प्रवेश स्थल कहाँ पे है? कालका, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। कालका इसका प्रवेश स्थल, स्केच बदल लेते हैं हम, मार्कर। कालका इसका प्रवेश स्थल है, कालका से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, और इसकी लंबाई 291 मीटर है, 291 मीटर इसकी लंबाई है। किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर इसकी लंबाई है जो हरियाणा में बहती है। हरियाणा की लंबाई है ये 291 मीटर। प्रवास स्थल अगर इसकी हम बात करें तो मैंने बताया कि इसका जो प्रवास स्थल है वो है पंचकुला, अंबाला, कैथल, और फिर ये पंजाब में आ जाती है। उसके बाद फिर हरियाणा में एंटर करती है फतेहाबाद, और उसके बाद सिरसा, और सिरसा से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है हनुमानगढ़ के पास, और रेगिस्तानी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, ठीक है। लुप्त ये मैंने बता दिया कि रेगिस्तान में ये लुप्त हो जाती है हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में, ठीक है। आगे इस पे बांध, इसके बांधों की अगर हम बात करें, कौशल्या, छामला के बांध है, कौशल्या,
छामला और ओट्टू बांध, ये प्रमुख है। ओट्टू बांध सबसे प्रमुख है। ओट्टू को हम व्यराज बांध भी कहते हैं, जो सिरसा में है। ओट्टू एक नाम, ओट्टू स्थान है जो सिरसा में है, ठीक है। और इसके ये तीन प्रमुख ही जो है, दीवान वाला भी है वैसे तो, लेकिन प्रमुख जो बांध है इसकी यही है, कौशल्या, छामला और ओट्टू। और दीवान वाला भी अब लिख ही लीजिए, दीवान वाला भी एक प्रमुख बांध है घग्गर नदी पर, ठीक है। सहायक नदियां इसकी, एक प्रमुख सहायक नदी सरस्वती है, ठीक है। और अगर हम सरस्वती की बात करें, सरस्वती में जो जल प्राप्त होता है सरस्वती को, वो किस किस से होता है? वो टांगरी और मारकंडा से होता है, ठीक है। टांगरी और मारकंडा से सरस्वती में जल मिलता है, और फिर सरस्वती का जल यहाँ पे घग्गर नदी में मिल जाता है। यानी कि घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदियां तीन हो गई, कौन कौन सी? सरस्वती, टांगरी और मारकंडा, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये कुछ बातें थी घग्गर नदी के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात मैंने पहले आपको बता रखा है, जो घग्गर नदी का बाढ़ का मैदान है, बाढ़ का मैदान, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाढ़ के मैदान को? बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? नैली, ठीक है। और पाकिस्तान में इसको हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को किसके नाम से जाना जाता है? हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये शिवालिक में दो प्रमुख पहाड़ियों को अलग करती है, दो प्रमुख पहाड़ी श्रेणियों को अलग करती है। किस किस को अलग करती है? मोरनी, मोरनी की पहाड़ियां और टिपरा की पहाड़ियां। मोरनी और टिपरा की जो पहाड़ियां हैं, इनके बीच से घग्गर नदी बहती है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बस यही बात है, और कुछ नहीं हमें घग्गर नदी के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट करेंगे। हम चलते हैं हमारी अगली नदी के बारे। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी तीसरी नदी सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है हरियाणा की, और ये ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, सरस्वती नदी को। इसके बारे में अगर उद्गम स्थल की हम बात करें, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से ये हमारी जो नदी है ये निकलती है। और इसका जो हमारे हरियाणा में उद्गम स्थल है, यानी हरियाणा में एंट्री स्थल है, प्रवेश स्थल है जो, वो है आदि बद्री, ठीक है। और ये यमुनानगर में है। आदि बद्री यमुनानगर जिले में स्थित है। यहाँ से ये हमारे हरियाणा में एंट्री करती है। और आदि बद्री वही स्थान है जहाँ पे महाभारत की रचना की थी वाल्मीकि जी ने, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ये लोअर भवानीपुर, छप्पर, खेड़ा, पिहोवा, सिरसा आदि क्षेत्रों में बहती है। ये इसका जो प्रवास स्थल है वो है। प्रवेश स्थल हमने बता दिया है कि जो ये आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करें, तो इसकी सहायक नदियां हैं मारकंडा और टांगरी, ठीक है। मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंतिम स्थल की बात करें, जो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरस्वती नदी पुनरुत्थान जो योजना है वो 2015 में कंवरपाल गुर्जर ने इसका शुभारंभ किया था। और तो इसका जो अंतिम स्थल है वो कहाँ खोजा गया है हरियाणा में? वो बेग्गू में खोजा गया है। बेग्गू आप समझते हैं, बेग्गू सिरसा में है, यानी कि वो रोड जहाँ पे डेरा सच्चा सौदा है वो बेग्गू रोड ही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बेग्गू को याद रख सकते हैं। अंतिम स्थल कहाँ पे है? बेग्गू कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में। यहाँ पे इसका अंतिम स्थल है हरियाणा में, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी है, यानी बार बार ये विलुप्त हो जाती है और बार बार फिर ये कहीं 2 किलोमीटर के बाद या 50 किलोमीटर के बाद फिर ये अचानक से सामने आ जाती है, ठीक है। असल में ये बहती कहाँ पे है? ये हमारी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल में बहने के बाद संगरूर जिले में प्रवेश कर जाती है पंजाब में, और फिर फतेह बहादुर सिरसा में ये वापिस प्रकट हो जाती है और वहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है।
इसके बारे में और क्या बात थी? हाँ, इसके बारे में क्या है, जिसकी परियोजना है इसको पुनरुत्थान, ये जो परियोजना है उसको क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी पुनरुत्थान जो परियोजना है उसका शुभारंभ कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे ये 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 2015 को कंवरपाल गुर्जर उस टाइम विधानसभा स्पीकर थे। ठीक है, कंवरपाल जी ने जिन्हें इसका शुभारंभ किया था। और इसके बारे में क्या बात थी? इसका जो सरस्वती नदी का पुनरुत्थान परियोजना के अनुसार जब इसको खोदना शुरू किया है, या इसको भी सरकार ने योजना बना दी है कि हम इसको दोबारा से फिर जहां से निकलती है वहां से खुदाई करेंगे, तो इसकी खुदाई का जो कार्य है वो मुगले वाली गांव से चला है, मुगले वाली गांव से चला है, और ये यमुनानगर में है। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये पहले ये ऋग्वेद के टाइम में 12मासी नदी थी, यानी कि सदा नीरा नदी इसको बोला जाता था, हमेशा इसमें जल बहता था, लेकिन आज ये मौसमी नदी के रूप में ही रह गई है। ठीक है, बस इसके बारे में और कुछ नहीं, यही बातें आप नोट कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से आप देख लेंगे। तो इसके प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो यही है इसका यमुनानगर, और ये अम्बाला और कैथल, फिर ये संगरूर जिले में चली जाती है, और फिर इस समय फिर ये प्रगट हो जाती है। ठीक है, और इस समय ये घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आगे। हाँ तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं हमारी अगली नदी मार्कंडा नदी के बारे में। मार्कंडा नदी का जो पुराना नाम है वो अरुणा नदी भी इसको बोला जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी। ठीक है, और हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जिससे सोना प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इसको सोन नदी इसलिए कहते हैं, सोन नदी अलग है, वो सोन नदी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सोना प्राप्त होता है। और पीछे आपने कहानी भी सुनी होगी, जो हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि एक जो आदमी था वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मार्कंडा नदी में गिर गया, तो अंदर से उसको आवाज आई कि आपके पास जो आसपास लकड़ियां पड़ी हैं, वहां पे लकड़ियां थी, नीम की जो छाल होती है वो पड़ी थी, और वहां एक आवाज आई कि इसको बांध ले, जितनी आपने बांधनी है उठा ले, मतलब। तो उस आदमी ने सोचा कि इसका क्या बोझ बनना, लकड़ी ही तो है, तो ऊपर भी मिल जाएगी। तो उसने थोड़ा सा उसको उठा लिया, और फिर वो जब बाहर आया मार्कंडा नदी से, तो उसने देखा कि यहाँ वो सोना बन चुका था। ठीक है, ये एक लोक श्रुति कहानियां हैं। तो मार्कंडा एक ऐसी नदी है जिससे सोना प्राप्त होता है, हरियाणा की एकमात्र। कुछ सोना टांगरी से भी प्राप्त होता है, लेकिन अगर पेपर में ये प्रश्न आए तो एकमात्र नदी मार्कंडा नदी है जिससे सोना प्राप्त होता है हरियाणा में। ठीक है, उद्गम स्थल की अगर हम इसकी बात करें, इसका जो उद्गम स्थल है वो है अंबाला में। अंबाला में कौन सा? काला आम। ये काला आम, सॉरी, ये प्रवेश स्थल है। ये क्या है? हरियाणा में प्रवेश स्थल। और उद्गम स्थल की हम बात करें तो ये धरतीधर पहाड़ी, धरतीधर पहाड़ियों से। और ये धरतीधर पहाड़ी किसकी पहाड़ियां हैं? ये शिवालिक की पहाड़ियां ही हैं। शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों पर धरतीधर पहाड़ियों से ये निकलती है, और ये हिमाचल में स्थित है। पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास से ही निकलती है। ठीक है, यानी कि शिवालिक के पास, शिवालिक की पहाड़ियों में धरतीधर पहाड़ियां भी है जहां से निकलती है। और स्थान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के जो नाहन स्थान है, नाहन एक शहर है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी टांगरी ही है। ठीक है, टांगरी। ठीक है, और एक रण भी है, अगर आप बात करना चाहते हैं, एक बेगना भी है। ये इसकी सहायक नदी है, लेकिन प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है वो है टांगरी नदी। ठीक है, बस इसके बारे में यही बात हमने याद रखनी है। इसका उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल, बस ये। और समाप्ति स्थल की अगर मैं बात करूं, समाप्ति स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र में बहती है। तो ऐसा भी कहा जाता है, कई जगह ऐसा लिखा है कि कुरुक्षेत्र में एक गांव है अरुणाए, और अरुणाए में एक झील है सनीसा झील, कि उस सनीसा झील में ही ये समाप्त हो जाता है। हालांकि ये ऐसा देखा गया है कि कुरुक्षेत्र में बहने के बाद
ये घग्गर नदी में मिल जाता है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। और जो सनीसा झील है उसके पास घग्गर नदी नहीं है, उससे बहुत दूर है घग्गर नदी, ठीक है। तो अगर समाप्ति स्थल की हम बात करें तो आप यहाँ पे अगर वो झील आई सनीसा झील, सनीसा झील जो अरुणाई में है, अरुणाई गांव है जो वो पीहेवा के पास है। ठीक है, ये पीहेवा के पास है। बाकी ऐसा है कि जो ये नदी है मारकंडा नदी, ये घग्गर में मिलती है, ठीक है। ये फैक्ट है जो ये ज्यादा मानना है कि जो घग्गर नदी है वो जो ये मारकंडा नदी है वो घग्गर में मिल जाती है टांगरी का जल लेके, ठीक है। और बाकी ये सनीसा झील का भी जिक्र एक बार आया है, कहीं पे मैंने पढ़ा है कि ये सनीसा झील में भी है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, ठीक है। बाकी फिर भी आप इसको याद रखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी अगली नदी के पास। हमारी अगली नदी है टांगरी नदी। टांगरी नदी का उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? मोरनी पहाड़ियों से। और मोरनी की पहाड़ियां आप सभी जानते हैं कहां पे है? पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में। प्रवास स्थल इसका यहीं पे है, पंचकुला और अंबाला में ही ये बहती है, ठीक है। पंचकुला और अंबाला में ही ये नदी बहती है और ये समाप्त अंबाला में हो जाती है मुलाना के पास, ठीक है। मुलाना के पास ये, मुलाना कहाँ पे है? अंबाला में। यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है और ये प्रमुख सहायक नदी है मारकंडा की। इसमें भी थोड़ा सा सोना पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमारी उत्तर हरियाणा की कुछ नदियां थी, ठीक है, उत्तर हरियाणा की नदियां। इसके बाद हम बात करेंगे आगे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है साहिबी नदी, ठीक है। साहिबी जो नदी है उसका उपनाम जगदादरी नदी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? ये मनोहरपुर व जीतगढ़ के पास से बहरोड, बहरोड या मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। या बहरोड आए या मेवात आए, ये एक ही बात है, एक ही जगह पे ये पहाड़ियां स्थित है। बहरोड या मेवात की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदी एक ही है वो है इंदौरी। इसकी सहायक नदी कौन सी है प्रमुख? इंदौरी। इंदौरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बांध की अगर हम बात करें तो इस पे एक ही बांध प्रमुख है, मसानी बांध, ठीक है। मसानी बांध, इसको आप याद रखेंगे, मिसानी बांध इस पे स्थित है। इसके समापन के बारे में अलग अलग राय हैं, ठीक है। इसके बारे में दो राय हैं। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान द्वारा, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा वो क्या कहते हैं कि जो ये नदी है ये मसानी बांध के बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? मसानी बांध के बाद मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, उसमें छोटे छोटे नालों के में ये बढ़ जाती है और विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना ये है कि ये जो नदी है एक बांध है डोसा बांध, डोसा बांध के बाद यानी कि डोसा बांध में जाती है। उसके बाद जो दिल्ली में एक प्रमुख झील है नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील, ठीक है। ये डोसा बांध के बाद नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है और वहां से छोटे छोटे नालियों के द्वारा, नहरों के द्वारा ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बारे में ये दो, इसके समापन के बारे में ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से कौन जो भी ऑप्शन में आए उसको आप टिक करके आएंगे, ठीक है। ये बात थी हमारी दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदी साहिबी नदी के बारे में। छोटी छोटी नदियां हैं तो चार चार बातें हैं और कुछ नहीं। आप डोसा बांध भी याद रखेंगे, अगर कभी पूछ ले कि डोसा जो बांध है वो कहाँ पे है, वो किस नदी पे है, वो साहिबी नदी पर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली नदी इंदौरी नदी के पास। हाँ जी, अब हम रहती नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी अगली नदी है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी साहिबी की प्रमुख नदी है और ये नदी जब निकलती है तो वहां से ये दो शाखाओं में बंट जाती है, ठीक है। एक शाखा रेवाड़ी में जाकर रेवाड़ी में साहिबी से मिल जाती है
और दूसरी पटौदी में जाके वहां पे प्रवाह क्षेत्र बना के उसके बाद साहिबी में मिल जाती है। इंदौरी नदी के बारे में ये बात थी, यानी कि निकलने के बाद। और ये कहाँ से निकलती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेवात पहाड़ियों से निकलती है, मेवात पहाड़ियों से, ठीक है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और मेवात की पहाड़ियां नूह में है, यानी कि काफी लंबियां हैं, लेकिन नूह में जो मेवात की पहाड़ी है वहां से निकलती है, ठीक है। इसका इंदौरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक प्राचीन किला है, प्राचीन किला है, और उसका नाम क्या है? इंदौरी किला, ठीक है, इंदौरी किला। ये इंदौरी किला अब इंदौरी गांव में है, यहाँ पे एक गांव भी है, इंदौरी गांव, ठीक है, यानी कि इसलिए इसका नाम इंदौरी पड़ा है। अगर स्पष्ट शब्दों में बात करें तो इंदौरी जो नदी है इंदौरी गांव से निकलती है, ये इंदौरी किले के पास से निकलती है। और ये कहाँ पे है? ये नूह में है, और नूह में मेवात की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके बारे में यही बात है, इंदौरी नदी के बारे में हमें बस यही बात करनी है, ठीक है। ये समापन कहाँ होती है मैंने आपको बता दिया है, और ये महेंद्रगढ़ मेवात नूह वगैरह में अपना जो है प्रवाह क्षेत्र बनाती है। इसके बारे में आपको कुछ और बातें नहीं पढ़नी, ठीक है। आगे है हमारी दोहन नदी, ठीक है। दोहन नदी के बारे में सबसे मेन फैक्ट ये है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये प्राचीन महत्व की नदी है। यानी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्राचीन महत्व, हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है, तो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है दोहन नदी, ठीक है। ये एक मौसमी नदी है, और इसके बारे में एक किंवदंती भी है, लोक कथा भी है कि ये पोलिमा के नेत्रों से निकली, यानी कि पोलिमा, दिव्य पोलिमा इसका पूरा नाम है, दिव्य पोलिमा के आंखों से निकली है। और ये भृंगु ऋषि की पत्नी थी, भृंगु ऋषि की पत्नी कौन थी? दिव्य पोलिमा, और उसके नेत्रों से ये निकली है, ठीक है। और इसका अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये नीम के थाना से निकलती है, और नीम का थाना यानी कि जयपुर पहाड़ी से निकलती है। ये बात इसके बारे में अपने नोट कर लेनी है, ठीक है। अगली अगर हम नदी की बात करें तो कृष्णावती नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी, ठीक है। ये भी नीम का थाना और जयपुर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नीम का थाना, जयपुर पहाड़ियों से ये कृष्णावती नदी निकलती है, ठीक है। बस इसके बाद आपने कुछ नहीं बात की इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, ऐसा वैसे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, ठीक है। और इसके बारे में कुछ रह जाता है, बस ये हमारी नदियां थी। अब कुछ नदियां रहती हैं हमारी जो एक लाइन के बारे में, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो हरियाणा के क्षेत्र में अपना प्रवाह दिखाती हैं, ठीक है। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे नदियां और बांधों के बारे में कुछ 4-5 बातें हो रहती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो चोटांग नदी है उसको ऋग्वेदिक काल में दृष्टवती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता? दृष्टवती नदी कहा जाता था। और इसकी सबसे मेन बात ये है कि जो हमारी शीशवाल सभ्यता थी, जो हिसार में है, शीशवाल सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? हिसार में। ये अब हरियाणा हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो वो इसी नदी के किनारे थी, ठीक है। और सबसे मेन बात इसकी ये है कि ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है, मात्र 9 किलोमीटर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सोम और राक्षी नदी यमुनानगर में है। सोम नदी भी और राक्षी नदी भी यमुनानगर में बहती हैं। सोम नदी पे लोहगढ़ एक शहर स्थित है जो यमुनानगर में है, और लोहगढ़ सिख साम्राज्य की सेकंड राजधानी थी, ठीक है, सेकंड कैपिटल। ये सिख साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? लोहगढ़, यमुनानगर में, और ये सोम नदी के किनारे पे स्थित है। लाल टोपी बांध कहाँ पे है? यमुना नदी पे है, और यमुनानगर में है। यमुना नदी और यमुनानगर, ठीक है। लाल टोपी बांध कहाँ है? यमुना नदी पे है, यमुना नगर में है। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है, और ये ग्रेविटी बांध है। क्या है? ग्रेविटी बांध, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध कहाँ है? फरीदाबाद में के अनंगपुर में। कौशल्या बांध पंचकुला में है, ठीक है। आगे ताजेवाला बांध और हथनीकुंड बैराज की अगर मैं बात करूं, ताजेवाला बांध 1873 में बना था, और अब ये बहुत पुराना हो चुका है। इसके इस खतरे को देखते हुए फिर 1999 में, यानी 96 में स्टार्ट हुआ था, 1996 में स्टार्ट हुआ था हथनीकुंड बैराज का निर्माण, और 1999 में ये कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। बैराज क्या होता है? बांध आप सभी जानते हैं कि पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि बहुउद्देशीय योजनाओं में इसका लाभ लिया जा सके, बिजली बनाई जा सके, नहरों में पानी की मात्रा को एक क्यों मतलब उसको नियंत्रित किया जा सके, कितना पानी छोड़ना है। तो इस बैराज में बहुत सारे गेट होते हैं बैराज में, और
वो पीछे से जितना पानी आता है उस हिसाब से आगे पानी की सप्लाई की जाती है नहरों और नदियों में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें थी नदियों और बांध के बारे में। अब हम पढ़ते हैं झीलें, हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें। तो साथियों अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में। हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और वो किस जिले में है। ठीक है, सबसे पहले हम पंचकुला की बात करें, अगर हम उत्तर से चलें, सबसे पहला जो हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो है पंचकुला। पंचकुला में एक ही झील है, वो है टिक्करताल झील। ठीक है, कौन सी? टिक्करताल झील है पंचकुला में, बस आपने यही याद रखना है। ठीक है, टिक्करताल झील कहाँ पे है? पंचकुला में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीधा करनाल पे आते हैं। करनाल में दो झील आपने महत्वपूर्ण है जो याद रखनी है, एक तो कर्ण झील और एक चक्रवर्ती झील। ठीक है, ये कर्ण झील वही है जिसमें कर्ण स्नान करते थे और स्नान करने के बाद कोई ना कोई दान देते थे, जो भी वो ब्राह्मण उनसे मांग लेते थे। ठीक है, तो कवच कुंडल यही इंद्र ने उनसे मांगे थे। तो और करनाल कर्ण की नगरी है। ठीक है, ये आप सब पढ़ चुके हैं। तो कर्ण झील और चक्रवर्ती झील कहाँ पे है? करनाल में। इसको आप याद रखेंगे, पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रोहतक की, ये रोहतक है, तो रोहतक की दो प्रमुख झीलें हैं, एक तो तिलियार झील और एक गौकर्ण का तालाब। अब आपने इसको एक कैसे याद रखना है, कर्ण झील करनाल में है और गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? ये रोहतक में है। ठीक है, एक तो तिलियार झील, एक गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में। ठीक है, और तिलियार झील के पास एक चिड़ियाघर है, जो रोहतक का चिड़ियाघर है ना, रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो तिलियार झील के पास है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे कि रोहतक में एक चिड़ियाघर भी है। आगे अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम की तीन झीलें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। गुरुग्राम की तीन झीलें, एक तो दमदमा झील जो सोहना में है, एक खलीलपुर झील, ये भी सोहना में है। ठीक है, दमदमा झील और खलीलपुर झील सोहना में है, और ये सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। अगर खलीलपुर झील भी सोहना में है, और ये सुल्तानपुर जो झील है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर भी एक फरीदाबाद का शहर है। ठीक है, कस्बा है। फर्रुख नगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी यही है, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे लद्दाख व साइबेरिया से प्रवासी पक्षी, लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी कहां से आते हैं? लद्दाख और साइबेरिया से सुल्तानपुर झील में आते हैं, और इन पक्षियों को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी हरियाणा में सुल्तानपुर जो पक्षी विहार या सुल्तानपुर झील है वहां पे आते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र में टूरिस्ट आते हैं जो फॉरेनर होते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे पहले सुल्तानपुर जो झील है वहां पे आते हैं। ठीक है, यहाँ लद्दाख और साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरिया वो भाग है रूस का जो एशिया में भी पड़ता है, और जो हमारा यूरोप है उसमें भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, बस इसके बारे में अपने यही बात याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी। दमदमा झील, खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? ये तीनों की तीन झील गुरुग्राम में है। आगे अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की भी कुछ झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो बड़खल झील, ठीक है, एक सूरजकुंड और एक बड़वाड़ी झील। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बड़खल झील को वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो वर्षा का ज्यादा जब कभी वर्षा हो जाती है तो उससे बाढ़ उत्पन्न ना हो, इसलिए बड़खल झील को 1947 में बनाया गया। कब बनाया गया था? 1947 में बनाया गया था। ठीक है, और बसंत ऋतु में इस झील में फ्लावर शो होता है। क्या होता है? फ्लावर शो। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रश्न आएगा कि किस झील में निम्नलिखित में से किस झील में फ्लावर शो होता है या फूलों का कोई प्रदर्शनी दिखाई जाती है? वो है बड़खल झील में। ठीक है,
सूरजकुंड झील की मैं बात करूं तो ये 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ठीक है, 10th सेंचुरी में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? ये सूरजमल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सूरजमल ने। सूरजमल ने बनाई थी और ये तोमर शासक था। कौन था? तोमर शासक। इस बात को आप खूबी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। आगे है बड़वाड़ी झील, तो इसको खूनी झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी झील। खूनी झील भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपने अपनी लिखनी है और ये इनको याद करना है। प्रश्न हर बार इनसे ही बनता है। आगे अगर मैं बात करूं, पलवल में एक द्रौपदी घाट है, ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि द्रौपदी घाट जो अभी अभी हमने जो आधुनिक युग में जो इसका जो ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया है, उसमें भी द्रौपदी घाट, युधिष्ठिर घाट है। तो द्रौपदी घाट को बच्चे कुरुक्षेत्र में लिखाते हैं या टिक मार्क कराते हैं, जो गलत है। द्रौपदी घाट पलवल में है। ये जब अज्ञातवास का जब समय था, उस समय पे पांचों पांडवों ने द्रौपदी के नहाने के लिए इस घाट की का वो किया था, इसको प्रारंभ किया था या इसका जो भी था बनवाया था, ठीक है। 3 झीलें आपने नूह की पढ़नी है। एक तो चंदेली झील, एक उजीना झील और एक कोटला झील, ठीक है। सांगेल और उजीना एक ही झील है, ठीक है। सांगेल और उजीना एक ही झील है। तो चंदेली झील, उजीना, कोटला, सांगेल ही झीलें, इन चारों में से कोई भी नाम आ सकता है। ये नूह में है। और सबसे मेन बात ये है कि चारों की 4 झीलें किसी न किसी पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये 4 की 4 झीलें किसी पेपर में किसी न किसी पेपर में पूछी जा चुकी हैं। चारों मैंने पढ़ रखी है कि किसी न किसी पेपर में, किसी में चंदेली पूछ रखी है, किसी में उजीना, किसी में कोटला और किसी में सांगेल, ठीक है। ये हमारी जो थी, ये है हमारी नूह की झीलें। अब हम बात करते हैं झज्जर में। तो भिंडावास झील है जो प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है ये? प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है। आप देख पा रहे हैं? यहाँ तक देखते हैं। हाँ जी। तो प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भिंडावास झील है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है। नमी इसमें सबसे ज्यादा यानी नमी वाली जो भूमि है वो भिंडावास है, ठीक है। और इस झील की सबसे खास बात और अनोखी बात यह है कि इस झील में द्वीप है। द्वीप आप समझते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरते हैं। इस जो ये झील है, इस झील में द्वीप भी है, ठीक है। बस यहीं तक। आगे बात करते हैं। और खपरावास भी यहीं पे है। अब सभी जानते हैं जिनमें दोनों में वास आता है, भिंडावास और खपरावास झज्जर में। हाँ जी। हिसार के में 2 झीलें हम याद रखेंगे, ब्लू वर्ल्ड झील और ब्लैक वर्ल्ड झील, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड झील हिसार में है और ब्लैक वर्ल्ड झील हांसी में है। कहाँ पे है ये? हांसी में, ठीक है। अब दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि ओट्टू बांध कहाँ पे है? बिजराय बांध या ओट्टू बांध कहाँ पे है? ये घग्गर नदी पे है और सिरसा में है। तो सीधी सी बात है। उसके बाद जो बांध है, जो झील, बांध जब बनाते हैं तो झील का निर्माण होता है ना, एक कृत्रिम झील बनती है ना, उस झील को ही ओट्टू झील कहा जाता है। यानी कि ओट्टू झील कहाँ पे है? सिरसा में है, ठीक है। हाँ जी, ओट्टू झील कहाँ पे है? सिरसा में है। आगे फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में जो झील है वो है चिल्ला झील, ठीक है। और चिल्ला झील की खास बात क्या है कि यहाँ पे स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क है, ठीक है। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क कहाँ पे है? चिल्ला झील। और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में, ठीक है। जींद की झील रह जाती है। जींद में बुलबुल झील है। जींद में कौन सी झील है? बुलबुल या बीबीपुर झील कहाँ पे है? जींद में। बीबीपुर झील भी आप लिखेंगे, बीबीपुर झील भी जींद में है, ठीक है। दोस्तों, हमने झीलों को कवर कर लिया, बस कुरुक्षेत्र की 2 झीलें हम छोड़ चुके हैं, मतलब उनको अब पढ़ रहे हैं। एक तो ब्रह्म सरोवर आधुनिक निर्माण की गई सबसे बड़ी झील है और पक्की ईंटों का, पूरे दक्षिण एशिया में पक्की ईंटों का सबसे बड़ा तालाब भी ब्रह्म सरोवर है, ठीक है।
ब्रह्म सरोवर सबसे, अगर मैं बात करूं कि सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो वो भी ब्रह्म सरोवर ही आएगा, क्योंकि इसमें जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी ने अपनी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ठीक है, किताब उल हिंद, ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी, और अल-बरूनी ने जो अपनी किताब लिखी किताब उल हिंद, उसमें ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। यानी कि सब इस तरह से साबित हो जाता है कि जो ब्रह्म सरोवर है वो सबसे पुरानी झील है हरियाणा की। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सन्निहित झील भी है, सन्निहित झील, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण झील है, उसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। सन्निहित झील, सन्निहित झील का मतलब है 7 नदियों का जल। ठीक है, 7 नदियों का जल। सन्निहित झील में जो सरस्वती नदी है उसकी छोटी छोटी नदियां, 7 नदियां आकर मिलती थी इस झील में। सन्निहित झील का वो 7 नदियां निर्माण करती थी। ठीक है, और यहाँ भटकती हुई, यहाँ नहाने से, अगर हम यहाँ पे स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और हमारे मरने के बाद जो आत्मा है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये भगवान विष्णु व लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है। क्या? स्थायी निवास। समझ रहे हो? सन्निहित झील, 7 नदियों का जल इसमें आता है। 7 नदियां सन्निहित झील का निर्माण करती हैं। ये 7 नदियां सरस्वती नदी से निकलती थी और ये भगवान विष्णु व लक्ष्मी का स्थायी निवास है। इसको भी आप याद रखेंगे। भगवान विष्णु व लक्ष्मी का स्थायी निवास कौन सा है? सन्निहित झील, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमारी झीलें भी अब कवर हो गई हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझ पाए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर बेहतर होगा कि आप अगर मैप बना के लिखें। ठीक है, मैप बना के इन ऐसे ही लिख लेना है या अपने हिसाब से लिख लेना है, जिस हिसाब से आप याद कर सके, बट इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।